आप सभी का HL ट्रिकी जीके चैनल पर। तो आइए शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को सॉल्व करें। ठीक है ना। आप अपने लिए 10 से 15 मिनट का समय निकाल लीजिए और कहीं पर एक किनारे जो है इत्मीनान से बैठ जाइए और इन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लीजिए। इसमें वही प्रश्न है जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या फिर बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो उन्हीं प्रश्नों पर हम लोग अभ्यास करेंगे। इसमें आप भी भाग ले सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 434। बास्केटबॉल में 30 सेकेंड नियम के स्थान पर कौन सा नियम लागू कर दिया गया है? यह है पहला प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 सेकेंड का नियम। तो ये पहला प्रश्न का कॉन्सेप्ट हो गया। ये ध्यान रखिएगा, हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, हम सब मिल करके इन तमाम प्रश्नों पर अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है ना, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 435। बास्केटबॉल में 3 अंकों वाली रेखा की दूरी बास्केट से कितनी होती है? प्रश्न फिर से सुन लीजिए। बास्केटबॉल में 3 अंकों वाली रेखा की दूरी बास्केट से कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.75 मीटर से 6.75 मीटर या फिर 22 फीट। कितना? 22 फीट। या फिर इंच में बात करें तो 1.75 इंच, है ना। देखिए बास्केटबॉल में 3 अंकों वाली रेखा की दूरी बास्केट से जो दूरी पहले कितनी थी? पहले थी 6.25 मीटर। अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 6.75 मीटर। ठीक है ना। तो ये हो गया इस जो है प्रश्न का कॉन्सेप्ट। ये प्रश्न जो है राजस्थान PTI 3rd ग्रेड 2011 में ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 436। माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है? बिल्कुल सही, बहुत फेमस नाम है। तो माइकल जॉर्डन जो है ये है बास्केटबॉल से संबंधित। किससे? बास्केटबॉल से संबंधित है और ये अमेरिका के रहने वाले हैं। अमेरिका, न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में एक स्थान है उसका नाम है ब्रुकलिन, वहां के ये रहने वाले हैं। ठीक है ना। इनका एक फेमस कथन भी है। और ये क्वेश्चन की बात की जाए तो झारखंड TGT 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। माइकल जॉर्डन का कथन इनका ये है कि बाधाओं को आपको रोकना नहीं चाहिए। यदि आप एक दीवार से टकरा जाते हैं तो मुड़कर हार न माने, उसे कैसे चढ़ना है यह सोचे, उसे अंजाम दें और उस पर विजय प्राप्त करें। ठीक है ना। ये कथन किसका है? ये है माइकल जॉर्डन का। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न था। प्रश्न नंबर 437। इसमें जितने भी प्रश्न है कोई भी प्रश्न फर्जी प्रश्न नहीं है। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कबड्डी की, है ना। कबड्डी में बाक लाइन और बोनस लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है? प्रश्न फिर से ध्यान से सुन लीजिए। ये प्रश्न तो बार बार पूछा ही जाता है ना। तो कबड्डी में बाक लाइन और बोनस लाइन के बीच की दूरी कितने मीटर की होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा 1 मीटर। देखिए बहुत जल्दीबाजी ना करें कि आप फटाफट इसको खत्म कर दीजिए, ऐसा ना करें। हम प्रश्नों को याद कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। पढ़ने के लिए आप किताब का अध्ययन करें, वहां पर विस्तृत जानकारी करें, लेकिन ये क्वेश्चन आप याद करिए। ठीक है ना। कबड्डी में बाक लाइन और बोनस लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है? 1 मीटर की होती है। अब देखिएगा ये प्रश्न PGT 2011, क्षमा करें PGT 2013 और PGT 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 438। कबड्डी में बोनस लाइन कब लागू नहीं होती है? ये भी ध्यान रखना, इसमें नहीं लिखा हुआ है। क्या है? नहीं होती है। बोनस लाइन कबड्डी में कब लागू नहीं होती है ये बताना है। ठीक है ना। देखिएगा इसमें
देखिए बोनस लाइन तब नहीं लागू होती है जब खिलाड़ियों की संख्या 6 से कम होती है। जब खिलाड़ियों की संख्या 6 से कम होती है तो बोनस लाइन लागू नहीं होती है। देखिए बोनस अंक लेने के लिए विपक्षी टीम में कम से कम 6 खिलाड़ी होने चाहिए। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 439। लोना यानी कबड्डी की बात हो और लोना की बात ना किया जाए। लोना किस खेल से संबंधित है? बिल्कुल सही कहा आपने कि ये है कबड्डी से संबंधित, इसमें कोई शक नहीं है। और ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है। टीजीटी 2013, टीजीटी 2011, टीजीटी 2009, टीजीटी 2004, केवीएस टीजीटी 2015, केवीएस टीजीटी 2013 और राजस्थान पीटीआई ग्रेड 3 में 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन तो बार बार आता ही है, ये गलत ना होने पाए, ये भी अभ्यास कर लेना जरूरी है। अब देखिए लोना के लिए कितने अंक दिए जाते हैं? तो लोना के लिए 2 अंक दिए जाते हैं, है ना। और लोना होता कब है ये भी जान लेते हैं कम से कम शब्दों में। जब एक टीम के सभी खिलाड़ी मैदान से बाहर हो जाते हैं या आउट हो जाते हैं तो इस स्थिति में लोना दिया जाता है। और लोना के लिए 2 अंक विरोधी टीम को दिया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 440, सिर्फ नौकरी दिलाने वाले ये प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए कबड्डी में बोनस अंक पाने के लिए, ठीक है ना, कबड्डी में बोनस अंक पाने के लिए उस टीम में कितने खिलाड़ी होने चाहिए? चलिए इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल अभी हमने चर्चा किया है, बहुत सही कहा आपने कि कबड्डी में बोनस अंक पाने के लिए विपक्षी टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी होने चाहिए? 6 खिलाड़ी। विपक्षी टीम में अगर 6 खिलाड़ी हैं तो आपको बोनस अंक मिल जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 441। अब ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यूपी टीजीटी 2010 और यूपी टीजीटी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। तो सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। वो 3 खेल, प्रश्न सुनिएगा ध्यान से, आप भी जवाब देते रहिए। वो 3 खेल जिसके प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी होते हैं, वो 3 खेलों के नाम बताने हैं। एक तो हो गया कबड्डी। कबड्डी में कुल 7 खिलाड़ी होते हैं, प्ले 7 होते हैं, और ठीक है ना। तो देखिएगा वो 3 खेल जिनके प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। एक तो कबड्डी हो गया, दूसरा वाटर पोलो हो गया और तीसरा नेट बॉल हो गया। इन 3 खेलों में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 442, ये बताइए आउट कबड्डी के खिलाड़ी बैठ सकते हैं, कहां पर बैठ सकते हैं? आउट कबड्डी के खिलाड़ी कहां पर बैठ सकते हैं? ये प्रश्न टीजीटी 2004 में पूछा गया था। तो सिटिंग ब्लॉक में, सिटिंग ब्लॉक में, ठीक है ना। अगर इन जितने भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं, अगर इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं तो आप और नई नई चीजें पढ़िए, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 443, लॉबी किसे कहते हैं? लॉबी किसे कहते हैं ये बताना। कबड्डी में जो लॉबी होता है, लॉबी किसे कहते हैं? देखिए कबड्डी खेल के मैदान में, है ना, दोनों ओर पट्टियां होती हैं जिनकी चौड़ाई 1 मीटर होती है और इसी को लॉबी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 444, सिटिंग ब्लॉक किसे कहते हैं या सिटिंग ब्लॉक होता क्या है? देखिएगा यह अंत रेखा यानी कि एंड लाइन से 2 मीटर की दूरी पर कोर्ट के दोनों तरफ 6 खंडों में बटा 1x8 मीटर का ब्लॉक होता है, जहां आउट खिलाड़ी, है ना, पुनः अपनी बारी का प्रतीक्षा करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था, वो भी टीजीटी 2011 में, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 445, कबड्डी की माप कितनी होती है? ठीक है ना। तो कबड्डी की माप, लंबाई और चौड़ाई भी पूछी जाती है। तो कबड्डी की जो माप होती है 13 मीटर लंबा और इसके अलावा 10 मीटर चौड़ा। और भी प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरीके से, इसको भी ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन कबड्डी की जो माप है
ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी 2003 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसी ऑप्शन को सही माना गया था। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 446, भारत के AKFI का पूरा नाम क्या होगा? एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन द्वारा निर्धारित पुरुष जूनियर वर्ग यानी बालक हेतु मैदान की माप कितनी निर्धारित की गई है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 13x10 मीटर। तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है ना। भारत के एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन द्वारा निर्धारित ये माप है। ठीक है ना। चलिए और भी इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं उस पर भी चर्चा करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 447, महिला जूनियर वर्ग हेतु कबड्डी की माप कितनी होती है? महिला जूनियर वर्ग हेतु कबड्डी की माप कितनी होती है? 12 × 8 मीटर। 12 × 8 मीटर यानी 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा। चलिए प्रश्न नंबर 448, सब जूनियर बालक बालिका हेतु मैदान की माप कितनी होती है? सब जूनियर बालक बालिका हेतु कबड्डी के मैदान की माप कितनी होती है? बहुत जल्दीबाजी ना करें, इनको नोट करते चलिए और याद भी करते चलिए। 11 × 8 मीटर। कितना? 11 × 8 मीटर। ये किसकी लंबाई चौड़ाई है? ये है सब जूनियर बालक और बालिका हेतु कबड्डी के मैदान की माप। ठीक है ना। तो ये याद हो गया। प्रश्न नंबर 449, कबड्डी खेलने की समय सीमा क्या है? कबड्डी खेलने की समय सीमा क्या है ये बताना है। 20-20 मिनट। कितना है? 20-20 मिनट। ठीक। ये क्वेश्चन राजस्थान पीटीआई ग्रेड 3 2011 में पूछा गया था और इसी ऑप्शंस को सही माना गया है। ठीक है ना। तो जितने भी प्रश्न हैं इसके ऑथेंटिक जो आंसर हैं हम वही दे रहे हैं। अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कहीं मिस्टेक ना होने पाए। बाकी मेजरमेंट को लेकर के काफी कंफ्यूजन रहता है, किसी भी बुक में सही नहीं दिया गया है ना। तो इसको आप भी देखते रहिएगा। चलिए 450, महिलाओं तथा जूनियर्स के मैच का समय कितना होता है? कबड्डी में महिलाओं तथा जूनियर्स के मैच का समय कितना होता है? तो 15-15 मिनट के 2 अर्ध होते हैं। 15-15 मिनट के 2 हाफ होते हैं। ये है कबड्डी के महिलाओं तथा जूनियर्स के मैच का समय। ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 451। जी हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, है ना। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है लाइक और कमेंट्स करके हमारे हौसले को बढ़ाने की कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है ना। चलिए कबड्डी खेल में मध्यांतर कितने समय का होता है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कबड्डी खेल में मध्यांतर का समय कितना होता है? 5 मिनट होता है। कितने मिनट का मध्यांतर होता है? 5 मिनट का। ठीक है ना। चलिए कबड्डी से थोड़ी सी और जानकारी। कबड्डी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं और 5 एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते हैं। अगर कुल पूछा गया तो 12 होगा। अगर ये पूछा जाएगा प्ले कितने होते हैं तो 7 होंगे, एक्स्ट्रा कितने होते हैं तो 5 होते हैं। और कबड्डी खेल में मध्यांतर का समय कितना होता है? 5 मिनट का होता है। चलिए प्रश्न नंबर 452, खो खो पोस्ट यानी पोल की जमीन की सतह से ऊंचाई कितनी होती है? प्रश्न फिर से सुन लीजिए। खो खो पोस्ट पोल की जमीन की सतह से ऊंचाई कितनी होती है ये बताना है। ये क्वेश्चन पीजीटी 2013 में पूछा गया था। तो जमीन की सतह से ऊंचाई होती है 1.20 से 1.25 मीटर। ठीक है ना। ये होती है खो खो पोस्ट पोल की जमीन की सतह से ऊंचाई।
इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन पीजीटी 2013 में पूछा गया था और इस ऑप्शन को सही माना गया था। तो सबसे ऑथेंटिक हम ढूंढ करके उन प्रश्नों को नोट करते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और बार बार जो रिपीट होते हैं उन्हीं प्रश्नों को इसमें रखा जाता है। इसलिए इसको नोट भी करते चलिए और याद भी करते चलिए, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 453, इसके अलावा मेजरमेंट को लेकर के शारीरिक शिक्षा में कोई ऐसा बुक नहीं है जिसमें कोई कमियां ना हो। कहीं ना कहीं मेजरमेंट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि मिल ही जाती है, इसलिए पढ़ते समय आप भी सतर्क रहिएगा, आप भी चेक करते रहिएगा, ठीक है ना। बाकी हम अपनी तरफ से यही प्रयास कर रहे हैं कि गलत ना होने पाए, इससे आपका भविष्य जुड़ा हुआ है और मेरा भी भविष्य जुड़ा हुआ है। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारा और आपका भविष्य बर्बाद हो, ठीक है ना। चलिए, बाकी इसके अलावा अगर बाई चांस कभी गलती से भी गलती हो जाती है तो उसको लाइक और कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा, वो भी सुधार किया जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 453, खो खो पोल से पोल की दूरी कितनी होती है? खो खो में एक पोल से दूसरे पोल की दूरी कितनी होती है? ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? केवीएस टीजीटी 2013 में पूछा गया था। तो पोल से पोल की दूरी 23.5 यानी 23.50 मीटर होती है। अब हम लोग उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि केवल पढ़ना ही नहीं है, हमें याद भी करना है। पढ़ने के बाद अगर याद नहीं होता तो वो ना पढ़ने के बराबर है ना। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पहले लिखा, फिर उसके बाद आंसर लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं? ताकि याद हो जाए और मेरा दिमाग नहीं चढ़ा इस तरीके से करने का। एक ही मकसद है कि याद हो जाए, अभ्यास अच्छे से हो जाए। हम अभ्यास करवा रहे हैं, आपने जितनी बार पढ़ा है उसके बाद फिर अभ्यास करवा रहे हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन पूरा पता तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और इन तमाम प्रश्नों का आंसर नोट कर डालिए। अगर ये चीज आपको पहले से पता है तो आप और आगे बढ़ करके तैयारी करें। प्रश्न नंबर 454, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? सही उत्तर 1960। 1960 में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अब ये सन तो बहुत छोटा है, लेकिन याद होना चाहिए ना। याद कब होगा? जब इसको आप अभ्यास करेंगे। जितना पढ़ेंगे उतने ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और कोई रास्ता नहीं है, मैंने सारे रास्ते देख लिए, ठीक है ना। प्रथम खो खो पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन कब किया गया? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। प्रथम खो खो पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किस वर्ष किया गया, ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा 1960। अब इसको यहां से मैच कर सकते हैं। जब खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई तब पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 456 की तरफ बढ़ते हुए, महिलाओं की खो खो चैंपियनशिप प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष से हुई? ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1960 से नहीं 1961, है ना। पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के एक वर्ष बाद महिलाओं की खो खो चैंपियनशिप प्रतियोगिता 1961 में शुरू की गई। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 457, खो खो में सर्वप्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया था? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खो खो में सर्वप्रथम किसे दिया गया था? ठीक है ना। तो इनका नाम है फड़के गोपाल पुरुषोत्तम। तो यहां पर हम लिख देते हैं पुरुषोत्तम, जगह कम है इसलिए आपको याद रखना होगा फड़के गोपाल पुरुषोत्तम। ये क्वेश्चन टीजीटी 2009 में पूछा गया था और फड़के गोपाल पुरुषोत्तम को सही माना गया है। अब तक केवल एक बार यानी सन 2000 में खो खो में ये पुरस्कार यानी द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, अभी तक और किसी को नहीं दिया गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 458, खो खो में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। खो खो में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 12, ठीक है ना। 12 होगी। कैसे? देखिए 9 प्लेइंग होते हैं और 3 सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर खो खो में बात की जाए तो कुल 9 खिलाड़ी होते हैं। अगर खो खो में कुल खिलाड़ियों की संख्या बात की जाए
तो खो खो में 12 खिलाड़ी होते हैं, 9 प्ले होते हैं और 3 सब्स्टिट्यूट होते हैं, यानी कि 3 अतिरिक्त होते हैं। तो कुल मिलाकर के खो खो में 12 खिलाड़ी होते हैं। बाकी इन प्रश्नों को पूछने का जो तरीका है उस तरीके पर भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 562, खो खो मैच में कुल इनिंग्स कितनी होती है? ठीक, तो खो खो मैच में कुल 4 इनिंग होती है, ठीक है ना। 2 इनिंग प्रत्येक टीम की होती है। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, 1 नंबर मिलना तय है। प्रश्न नंबर 560, देखिए बहुत पढ़ के बर्बाद नहीं होना है, आप ये पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। खो खो में मध्यांतर का समय कितना होता है? बहुत ही प्यारा सवाल है। तो खो खो में मध्यांतर का समय होता है 5 मिनट। 5 मिनट का मध्यांतर होता है। चलिए प्रश्न नंबर 561, सोचिए, है ना। 458 के बाद में 459 होना चाहिए था, यहां पर थोड़ी गलती हुई है। 459 और ये 460, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाएगा तो क्षमा कर दिया करें, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। तो 460 461 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। खो खो में प्रत्येक पारी का समय कितना होता है ना। तो खो खो में प्रत्येक पारी का समय बताना, आप भी बता सकते हैं, यानी प्रत्येक इनिंग का समय कितने मिनट का होता है? 9 मिनट का होता है। 9 मिनट का होता है। यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 2005 टीजीटी में पूछा गया था और इसी ऑप्शंस को सही माना गया है, ठीक है ना। तो हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि कोई क्वेश्चंस गलत ना होने पाए, इसको कई बार चेक करते हैं, ठीक है ना, कि गलत ना होने पाए। हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ताकि आने वाले समय में इससे भी अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम ढूंढ करके और अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकें, ठीक है ना। तो हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।